जय हिंद, राम राम, नमस्कार सभी लोगों को। वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज की जो क्लास है आपको आज लाइव क्लास नहीं मिली है क्योंकि आज मुझे लाइव के टाइम पे जाना था। लेकिन आज जो आपको क्लास मिली है उसमें मैं आपके साथ लगातार चैट करता रहूंगा। तो आप अभी से स्टार्ट करिए। जितने लोग भी आ गए हैं, मैं आप लोगों के प्रॉपर नहीं देख पा रहा हूं कि आपके नाम क्या क्या है और कौन कौन आए हैं, लेकिन सभी लोगों को मैं चैट के थ्रू आपको मैं जवाब देता रहूंगा। ठीक है, तो देखिए आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बहुत जरूरी बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि आज की जो क्लास है उसमें हम विशेषण ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम विशेषण में वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और पेपर में एग्जामिनर इस तरह की चीजें आजकल देने लगा है, तो हम क्यों ना आज बेहतर सी क्लास में, आज की इस क्लास में वो चीजें पढ़ें जो हमने आज से पहले नहीं पढ़ी है या फिर हम सामान्यतः उनको नहीं पढ़ते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। डेली हमारी क्लासेस शाम 7 बजे और 8 बजे, 2 क्लासेस विजय सर शाम 7 बजे प्रेजेंट होते हैं। 8 बजे मैं रजनीश शर्मा आपके साथ रहता हूं, जैसा कि आज भी हूं, लेकिन मैं हमेशा लाइव होता हूं। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग कल थे या नहीं थे, मैं हल्का सा 5 मिनट का समय लूंगा कल वाली क्लास को रिवाइज करने में, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, मतलब लगे रहिए। मैं आपकी वजह से, ऐसा नहीं कि जो लोग नहीं थे उनके लिए, जो कल थे मैं बेसिकली आज उन्हीं के लिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूं। तो विशेषण, विशिष्ट, प्रविशेषण और तुलनात्मक विश्लेषण विशेषण हमें पढ़ना था, जिसमें हम 3 चीजों को पढ़ चुके थे। चौथा और आखिरी तुलनात्मक विशेषण, जिसमें हम कई नई नई चीजों को पढ़ेंगे, ये सब आज हमें पढ़ना है। तो देखिए, विशेषण क्या होता है हमने पढ़ा था, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको। विशेषण क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूरी हैं, उन्हीं को मैं रिवाइज करूंगा। विशेषण मतलब किसी भी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे निखिल शरारती लड़का है, तो इसमें यहाँ पर शरारती शब्द जो था एक विशेषण था, जिसकी विशेषता बताई जाती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एक जो पार्ट है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। अगर लड़का निखिल था जो कि शरारती था, अगर वो निखिल था जो कि शरारती था, तो जिसकी जो क्वालिटी है शरारती, शरारती कौन था? निखिल। तो यहाँ पर हम बात निखिल की कर रहे हैं, मतलब निखिल यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। जबकि एक नई चीज और हम पढ़ने जा रहे हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषण की भी और विशेषता कुछ बताए, उसके बारे में कहे। ठीक है, देखिए जैसे मयंक बहुत शरारती लड़का है, हम बोल सकते थे मयंक शरारती लड़का है, लेकिन हमने बोला मयंक बहुत शरारती लड़का है। वही कितना शरारती है? बहुत शरारती है मेरे भाई, ये तो बहुत शरारती बालक है। क्या करा जाए इस बालक का? बहुत शरारती है। तो कितना शरारती है? बहुत शरारती है, मतलब प्रविशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। चलिए, कुछ ही चीजें होंगी जिनको हम पढ़ेंगे, बाकी आगे आज की क्लास में आ जाएंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो विशेषण 4 प्रकार का होता है: गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक विशेषण। चलिए, तो यहाँ पर हम पहला पढ़ लेते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब वो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दशा, गंध, दिशा, रंग, किसी भी तरीके का अगर वो गुण बताएगा तो हम उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक में चाहे किसी के रंग के बारे में बताए, गुण दोष बताए, आकार बोधक हो, मतलब उसके आकार कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसको स्पर्श करने पे वो कैसा महसूस हो रहा है, गंध कैसी है, दिशा क्या है उसकी, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। दशा बोधक, दशा में हम उसको नया पुराना, स्वस्थ, यानी कि उसकी कैसी कंडीशन है इस बात पर, तो दशा बोधक हो जाएगा। अवस्था बोधक, किस अवस्था को वो बिलोंग करता है। स्थान बोधक, यानी कि वो किस स्थान का रहने वाला है या किस स्थान की वो वस्तु है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि ये आम जो है वो लंगड़ा आम है, ये मुंबईया आम है। ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। मुंबईया यानी कि मुंबई वाला आम है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम वहां पर स्थान बोधक बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, काल बोधक की बात भी कर सकते हैं, जो समय का बोध कराता है। चलिए खैर, तो देखिए इसके बाद हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण में हमने मेनली क्या पढ़ा था? संख्यावाचक विशेषण में हमने पढ़ा था कि ऐसा विशेषण जो उसकी संख्या संबंधी विशेषता बताता है। अब उसमें भी हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक।
निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमने पढ़ा था जैसे ये पहला बालक, 4 बालक, 20 रुपए, 4 मार्कर, 2000 रुपए। हमने कुछ इस तरह से, मेरे 10 मित्र हैं, मेरी कक्षा में 500 बच्चे हैं, हमने कुछ ऐसे पढ़ा, मेरे विद्यालय में 400 बच्चे हैं, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो वहां पर क्या था, फिक्स था, यानी कि निश्चित है। संख्या जब निश्चित हो तो वो निश्चित संख्यावाचक कहलाएगा, और अगर संख्या निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, तो हम उसको अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। चलिए, ये सब डिटेल में बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, मतलब कल मैंने पढ़ाया है, तो वो एक अलग चीज है। मैं यहाँ पर क्योंकि कल वाली क्लास यानी कि बैकग्रेड डालने का काम नहीं करूंगा कि कल वाली क्लास को ही पूरा पढ़ाने लगूं, ऐसा नहीं करूंगा। बस बेसिक में थोड़ा सा बता के आगे बढ़ रहा हूँ। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है, इसमें क्या होता है, अभी हमने बोला मेरे पास 2000 रुपए हैं, यहाँ बोलेंगे मेरे पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, मुझे कुछ रुपए दे दो। वहां कई लड़के खड़े हैं, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, मेरी कक्षा में हजारों बच्चे हैं, मेरे हजारों दोस्त हैं, या मेरे 20 मित्र हैं। इस तरह से मेरे पास दर्जनों पेन हैं, थोड़े से आम लाओ, ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं, देखिए हम रुपए को भी काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, लड़कों को काउंट कर सकते हैं, आम को भी काउंट कर सकते हैं। जो काउंटेबल है, गणनीय है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक हो जाएंगे। बेटा वीडियो की क्वालिटी तो ठीक ठाक है। चलिए, अच्छा हाँ, एक बात और भी कहनी थी। रोजाना से आपको आज थोड़ी सी वीडियो, थोड़ी सी नहीं यार, काफी मेहनत करी है हमने। रोजाना से आपको वीडियो क्वालिटी आज बेहतर ही मिली होगी, हर हालत में काफी अच्छी होगी, और मुझे लगता है हम इतने पे गुजारा कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, क्यों भाई दृश्य, ठीक है, हमेशा से अच्छी है, बहुत अच्छी है ना। चलिए ठीक है, चलो ये कह रहा है तो उम्मीद है। अच्छा, आप लोग भी बता दीजिए एक बार कमेंट करके कैसा लग रहा है, आज ठीक ठाक वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। एकदम ऐसा तो नहीं लग रहा है कि निखिल का भाई हूं मैं, ऐसा फील तो नहीं हो रहा है, तो एक बार बताइएगा, ठीक है। चलिए, नहीं वैसे भाई ही हूं मतलब, लेकिन दिखने में हूं या नहीं ये मतलब था मेरा। बाकी तो सबका ही भाई हूं, भाई बंद है हम लोग, लेकिन निखिल का स्पेशली मुझे, क्योंकि आज लाइव क्लास नहीं है तो टांग नहीं खींच सकता था, इसलिए मैंने सोचा एक बार उसे याद करना बहुत जरूरी है। चलिए खैर, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हम बेसिकली उन चीजों को रखते हैं जिनको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जो गिने नहीं जा सकते, उनको हम मापा या तौला करते हैं। तो 5 किलो चीनी, 1 लीटर दूध, सारा देश, पूरा गांव, पूरी क्लास, 10 मीटर कपड़ा, तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक है। अब देखिए बेटा, परिमाणवाचक में भी क्या होता है, परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित होता है। तो ये तो सारी चीजें निश्चित हैं। अगर मैं 5 किलो घी की जगह बोलूं थोड़ा सा घी, 5 किलो चीनी की जगह थोड़ी सी चीनी, 1 लीटर दूध की जगह थोड़ा सा पानी, ठीक है, सारा पानी, सारा दूध, सारा घी, ठीक है, इस तरह से अगर मैं बोलूं तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हाँ सॉरी, यहाँ देखिए चीजें यहीं पर क्लियर हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम ये 5 किलो बोल रहे हैं तो ये फिक्स हो गया, 1 लीटर बोल रहे हैं तो ये फिक्स हो गया, यानी निश्चित हो गया। लेकिन सारा देश, ठीक है, सारा देश या 10 मीटर अगर हम बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर तो काउंट कर सकते हैं, तो 10 मीटर। थोड़ा कपड़ा बोलेंगे तो अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन सारा देश जब हम बोल रहे हैं तो ये भी किस में रहेगा, ये भी किस में रहेगा, ये निश्चित में रहेगा, अनिश्चित में रहेगा। सारा देश का मतलब तो वैसे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि लोगों को तो हम काउंट कर सकते हैं, भाई सारा देश है, उसको काउंट करा जा सकता है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये चीजें समझनी है। अभी हम इसको निश्चित और अनिश्चित समझेंगे, लेकिन बस ये समझिए कि निश्चित में परिमाणवाचक है, यानी कि जिसे नापा या तौला जा सकता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो निश्चित रहेगा, निश्चित में कुछ फिक्स होगा। जैसे 5 किलो चीनी अगर बोला है तो यहाँ 5 किलो चीनी, 200 ग्राम चीनी, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन उधर थोड़ी सी चीनी, ठीक है, थोड़ा सा दूध, ठीक है ना, 1 गिलास दूध, ऐसा जब बोला जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा। वहां पर हम उसके परिमाण को 1 लीटर या 200 ml ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। सारा दूध फैल गया, अगर सारा दूध फैल गया, अब पता नहीं कितना था, तो ये अनिश्चित बात हो गई। अगर मैं कहूँ 300 ml दूध बिल्ली ने गिरा दिया, भाई बिल्ली बड़ी समझदार थी, आई 2 लीटर दूध में से थोड़ा सा हाथ मारा, बोले 300 ml गए, ठीक है, तो इस तरह से उसने गिरा दिया, तो समझ लीजिए वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो निश्चित में जैसे 1 मन चावल, 2 बोरी गेहूं, 15 किलो आटा, इस तरह से अगर हम बोलेंगे। और अगर बात अनिश्चित की करेंगे, थोड़ा दूध, ज्यादा चीनी, थोड़ा सोना, अधिक धन, जरा हल्का, मन भर गेहूं या पेट भर भोजन, ठीक है, मन भर गेहूं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक चीज और थी, यहाँ जो था ना 1 मन चावल और यहाँ था मन भर गेहूं, तो मन भर गेहूं का मतलब है लगभग, ठीक है। कुंटल भर जब हम बोलते तो कुंटल का मतलब पूरा कुंटल नहीं था, यहाँ मन भर था, ठीक है, और ये पेट भर भोजन, ठीक है। चलिए
इसके बाद हमने क्या था, संख्यावाचक विशेषण, और इन सब में क्या करना है, बहुत ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या डिफरेंस है, चलिए हाँ ठीक है समझ लेते हैं स्लाइड को, और आगे हम फिर आगे पहुंचते हैं उस टॉपिक पे जो आज हमें पढ़ना चाहिए। उसके पास बहुत पेंसिलें हैं, तो ये गणनीय है, यहाँ पर ये अगणनीय है, तो हमने उसको परिमाणवाचक में रखा। अरविंद के पास पर्याप्त रुपया है, रुपया गणनीय होता है, और मेहमानों के लिए पर्याप्त भोजन ये अगणनीय होता है। तो इसमें हम किस में रखेंगे, इसको हम रखेंगे परिमाणवाचक में या परिमाणबोधक में। चलिए, इसके बाद हमने सार्वनामिक विशेषण को पढ़ा था, और सार्वनामिक विशेषण जो होता है, सार्वनामिक विशेषण उन सर्वनामों को, या आप कह सकते हैं कि जो सर्वनाम संज्ञा के साथ जुड़कर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, या आप ये कह सकते हैं वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताने का काम करते हैं, उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए, अब हम यहाँ से बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल आगे। अब देखिए तुलनात्मक विश्लेषण, हालांकि मैंने इस क्लास की जो स्लाइड थी वो मैंने कुछ इस तरह से तैयार की थी, यहाँ से मुझे शुरुआत करनी थी, लेकिन मुझे लगा कि कल वाली जो चीजें हैं उनको दोहरा दिया जाए। तो 5-7 मिनट 10 मिनट का हार्डली देखता हूँ जरा कितना टाइम लिया मैंने। जितना भी टाइम लिया मुझे लगता है ये बेकार नहीं गया। 10-11 मिनट हो गया, 10-11 मिनट में 2 मिनट की हमारी बातें हुई होंगी, बाकी हमने इसको रिवाइज कर लिया। चलिए, तो कुछ बड़े होशियार बच्चे होंगे और उन लोगों ने देखा कि ठीक है सर, तो आगे आ गए होंगे वो लोग, जरूर उन्होंने थोड़ी सी स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक विशेषण में हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं जरा देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में गुण दोष की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में गुण दोष की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इसे तुलना करके जाना जाता है। तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है और एक उत्तमावस्था होती है। ये मतलब डिग्रियां हैं जो बढ़ रही हैं। मूलावस्था होगी, उत्तरावस्था अगली अवस्था होगी और उत्तमावस्था सबसे आगे होगी, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए मूलावस्था को अगर हम देखें तो ये कहता है कि यह विशेषण का वह मूल रूप होता है। इसमें सामान्य रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष का उल्लेख किया जाता है, तुलना नहीं की जाती। ठीक है, मूल अवस्था में तुलना नहीं की जाती। जैसे गुलाब एक सुंदर पुष्प है, विनीता विदुषी है, मतलब बहुत ही बुद्धिमान है, विदुषी कहते हैं उसको, बुद्धिमान का विदुषी हो जाता है, सॉरी विद्वान का विदुषी हो जाता है। तो गुलाब एक सुंदर पुष्प है, तो सुंदर क्या है, यहाँ पर एक विशेषण है और वो भी एक विशेषण है। तो ये तो एक मूल अवस्था हो गई इसकी, नॉर्मली जो विशेषण होता है। बात अगर हम करें उत्तरावस्था की, तो उत्तरावस्था को जरा समझ लीजिए क्या होता है। कहीं जाइएगा मत, अरे यही चीजें हैं जिनको अगर आप क्लास छोड़ के चले गए और बाई चांस एग्जाम में आ गए तो गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मैंने तो सारा पढ़ा था, पता नहीं उसमें ससुरे ने कहां से भर दिया। तो ये चीज आपको फील होगी। उत्तरावस्था की बात कर लेते हैं। इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की परस्पर तुलना की जाती है। एक की कम या अधिक विशेषता बताकर दूसरे से तुलना की जाती है। जैसे मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से अधिक साफ सुथरी है। ठीक है, तो अधिक साफ सुथरी है, तो ये यहाँ पर क्या है, हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तो ये उत्तरावस्था यहाँ पर हम बोलेंगे इसको। सुरेश मनीष से कहीं कहीं अच्छा है, अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति से दूसरे को अच्छा बुरा कुछ भी बताने की, उसकी कोई क्वालिटी जो है उसको हम एक को दूसरे से थोड़ा बेटर बताने की कोशिश करते हैं हमेशा। उत्तमावस्था क्या है, देखिए उत्तरावस्था में हमने 2 चीजों को कंपेयर किया। यही हमें बेसिकली जो डिफरेंस है इन सब चीजों का, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में, वो हमें यहाँ पर समझना है। गिलास कहाँ रख दिया, यहाँ से एक रखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, ला के रख दो। उत्तमावस्था, इसमें एक व्यक्ति या वस्तु को अन्यों से श्रेष्ठ बताया जाता है। देखिए किसी एक या वहां पर 2 चीजों की हम तुलना कर रहे होते हैं, 2 चीजों की तुलना, लेकिन यहाँ पर इसमें किसी एक वस्तु या एक ही व्यक्ति की हम जब श्रेष्ठ बता रहे होते हैं, बेस्ट बता देते हैं, तो मतलब बाकी सबसे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 2 में से हम कंपेयर करें, ऐसा नहीं होता, वो हम केवल उत्तरावस्था में करते हैं। तो यहाँ जैसे बोला गया कि गंगा पवित्रतम नदी है। ठीक है, गंगा पवित्रतम नदी है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने गंगा को पवित्र नदी बताया, हमने किसी और की बात ही नहीं की, बस हमने उसको सुपरलेटिव डिग्री जिसको हम कहते हैं पवित्रतम, यानी कि और इससे ज्यादा पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। ये है सबसे अच्छी पुस्तक है। हमने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा कि भाई कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, कोई परसेंटेज कैटेगरी वगैरह हमने नहीं रखी। हमने सीधा सीधा कोई ग्रेडिंग नहीं की, हमने कहा सबसे अच्छी, मतलब इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, सबसे अच्छी,
सबसे अच्छी बोल दिया, ऐसा नहीं बोला कि किसी दूसरे राइटर से ये अच्छी है, सबसे बेहतर सबसे अच्छा बता दिया हमने उसको। हिंदी में उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का बोध करने के लिए क्रमशः तर और तम का प्रयोग किया जाता है। विशेषण की वो अवस्थाएं जो है उनको समझ लेते हैं। तो देखिए मूलावस्था में जैसे उच्च बोलेंगे तो ये उच्च क्या है, मूलावस्था है, ठीक है। अगर हम उच्चतर कहेंगे तो ये उत्तरावस्था हो जाएगी, और अगर उत्तमावस्था तम, देखिए इसमें तर आ रहा है तो तर लगा दिया, इसमें तम आ रहा है तो तम लगा दिया, तो उच्चतम अगर हम कहेंगे तो ये इसकी उत्तमावस्था हो जाएगी। मान लीजिए आपसे उसने पूछा कि उच्च की उत्तमावस्था कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए ऊंच नीय कह दिया, उच्चतर कह दिया, उच्चतम कह दिया, कुछ भी कह देगा और आपसे पूछेगा। निम्न, अगला है निम्न और निम्नतर निम्नतम, ठीक है। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। थैंक यू। हाँ जी, निम्न तो उत्तरावस्था में निम्नतर आएगा, उत्तमावस्था में निम्नतम आएगा। इधर लघु, लघुतर, लघुतम आएगा। यहाँ गुरु, गुरुतर, गुरुतम आएगा, ठीक है ना। गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब बड़ा होता है। तो अब देख लेते हैं हम अगली स्लाइड में हमारे लिए क्या है यहाँ पर, हिंदी में विशेषणों की तुलना। देखिए मैं चाहता तो सारे प्रश्नों को मैं दे सकता था आज, प्रश्न वाली एक सीरीज यहाँ पर मैंने लगवा दी होती आपसे, क्योंकि टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे पता था कि ये चीजें भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आज की क्लास को यहाँ पर आपको दिया। तो देखिए हिंदी में विशेषणों की, वैसे पढ़ने में कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि लगातार आपकी जब मैंने ये क्लास दी है तो इसके साथ मैं लगातार चैटिंग पे आपके साथ बना हुआ हूँ। आप ये मान के चलिए, आप जब भी मुझे कमेंट करेंगे मैं आपका तुरंत जवाब दूंगा। तो आप मुझे इस समय बता सकते हैं, क्योंकि आप लाइव के टाइम पे पढ़ रहे हैं, और आप मुझे इस समय बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, बेहतर लग रहा है ना, एकदम वीडियो क्वालिटी भी ठीक है, आवाज भी मुझे लगता है एकदम प्रॉपर आप तक पहुंच पा रही होगी मेरी। तो हिंदी में विशेषणों की तुलनात्मक विशेषता प्रकट करने के लिए से कम, से ज्यादा, से अधिक, सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मोहन रमेश से ज्यादा परिश्रमी है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम यही शब्द होते हैं जिनसे हम तुलना करते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं विशेषणों की रचना किस प्रकार हुई, इनको समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा काम नहीं है स्लाइड के अंदर, लेकिन फिर भी जितना है बहुत बेहतर है, कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब ये मान के चलिए अगर आपने ये पढ़ लिया तो विशेषण आपने पूरी तरह से खत्म कर लिया, कुछ भी नहीं बचेगा, 1% भी नहीं, बिल्कुल ये मान के चलिए बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इसको पढ़ लिया है। चलिए खैर, विशेषणों की रचना में हम पढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से विशेषणों के 2 रूप होते हैं। रचना की दृष्टि से विशेषणों के 2 रूप होते हैं। एक हो गया आपका मूल विशेषण और एक हो गया व्युत्पन्न विशेषण। देखिए व्युत्पन्न शब्द का मतलब होता है जो किसी से मिलकर के उत्पन्न होता है, डेरिवेटिव जिसको कहते हैं। तो देखिए एक तो मूल हो गया और एक व्युत्पन्न, यानी कि मूलों से मिलकर के जब व्युत्पन्न बनेगा तो उसको हम व्युत्पन्न कहेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो यहाँ देखिए मूल विशेषण को समझ लेते हैं क्या है। जैसे जो शब्द अपनी उत्पत्ति से ही विशेषण है, जिन्हें मूल या अभिकारी कहते हैं। भाई जब वो मूल हैं जो किसी और से बने ही नहीं हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे, अभिकारी कहेंगे, यानी कि वो कभी बदलने वाले नहीं हैं, कभी भी बदलने वाले नहीं हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, अभिकारी कहेंगे। जैसे भला, बुरा, ऊंचा, मोटा, ये सारे जो है भला, बुरा, ऊंचा, मोटा, नीचा, ये मूल अवस्थाएं होती हैं, मूल विशेषण है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए व्युत्पन्न विशेषण क्या होगा। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर की जाती है, उन्हें व्युत्पन्न या विकारी विशेषण कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न या विकारी विशेषण कहते हैं। जैसे उपसर्ग हमने नी, देखिए डर में नी जोड़ा तो बना दिया निडर, ठीक है। नी में डर में नी जोड़ा तो क्या बना दिया, निडर बना दिया। बल और वान, बल में वान जोड़ा तो बना दिया बलवान, ये हमने प्रत्यय इसमें वान जोड़ दिया। तो इस तरह से जो शब्द बनते हैं इनको हम क्या कहेंगे, देखिए निडर, यह बालक बहुत निडर है, यह बालक बहुत साहसी है, ईशानी बहुत बलवान है। इस तरह के जो हम शब्द बोलेंगे तो बलवान या निडर, ये जो शब्द हैं तो ये सब के सब क्या है, विशेषण है। लेकिन ये दोनों जो निडर बना है, निडर कैसे बना है, मूल शब्द डर से बना हुआ है, ठीक है ना, मूल शब्द डर से बना। हम कह सकते हैं ये बालक बहुत डरपोक है, तो मतलब क्या हुआ कि वहां पर भी हमने उसको उपसर्ग प्रत्यय लगा करके हमने उसे बनाया। तो यहाँ देखिए बलवान हो गया, निडर हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न विशेषण है, ये बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए जरूरी नहीं है कि आपसे वही बेसिक चीजें पूछेगा,
जब भी पूछेगा, अगर आपको थोड़ा पता है, उसका ज्ञान है, आपने पढ़ा है, तो आप उसे कर आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, अगर आपने ठीक से पढ़ा हो। फटाफट से देख लेते हैं 2 स्लाइड और। संज्ञा से विशेषण की रचना किस प्रकार होती है? संज्ञा से विशेषण की रचना मतलब संज्ञा से विशेषण को कैसे बनाते हैं? तो संज्ञा जैसे अंचल, तो अंचल को हम क्या बोलेंगे? आंचलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंचलिक। ये इसका विशेषण हो जाएगा। क्षण से क्या बन जाएगा? क्षणिक। खंड से क्या बन जाएगा? खंडित। ठीक है ना, खंडित। इसी तरह से शब्द आपके बन जाते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद देखेंगे, ऐसे पुराण से बन जाता है पौराणिक। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं जो आप बना लेंगे। क्रिया से विशेषण की रचना कैसे होती है? क्रिया जैसे टिकना, टिकना शब्द से बन जाता है टिकाऊ। बेचना से बन जाता है बिकाऊ। लिखना से बन जाएगा, नहीं लिखाऊ तो नहीं कह सकते, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? कोई और एकदम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है मेरे दिमाग में अभी। टिकना से टिकाऊ हो गया, बेचना से बिकाऊ हो गया, और बिकाऊ टिकाऊ ये विशेषण हो गए। बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं अगर आपके दिमाग में इस समय आ रहा है। कोई भी अगर क्रिया से जो विशेषण बनते हैं, हाँ बहुत सारे हो सकते हैं। चलना से चलाऊ हो जाएगा, अरे ये तो चलाऊ है, काम चलाऊ है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो विशेषण ही है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ देखिए सर्वनाम से विशेषण को बनाना भी सीख लेते हैं। सर्वनाम से विशेषण को कैसे बनाएंगे? तो सर्वनाम हो गया, यहाँ विशेषण हो गया। देखिए यह सर्वनाम होता है और ये हो जाता है ऐसा। यह से बनता है ऐसा, जो से बनता है जैसा, वह से बनता है वैसा, तुम से बनता है तुम सा। ठीक है, इसका अगर हम यूज भी करें कहीं पर तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसा। ये वैसे तो इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है सभी लोगों ने इसका यूज किया ही होगा। यह शब्द से ऐसा बनेगा, यह जैसे यह कलम है। ठीक है, और हम बोलते हैं ऐसा कलम नहीं देखा। कैसा नहीं देखा यार? ऐसा वाला कलम कभी नहीं देखा। ठीक है, इस तरह से। वह कहाँ गया? वैसा व्यक्ति कहाँ गया? ठीक है, या वैसा व्यक्ति नहीं देखा। ठीक है, तुम कहाँ गए? यार तुम सा नहीं देखा। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनसे हमने विशेषण इसको बनाया। इसी तरह से अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। अव्यय से विशेषण बनाना, अव्यय होता है आगे, आगे से बन जाता है अगला, ये विशेषण हो गया। ठीक है, ये अगला घर उसका है। कौन सा वाला घर? अगला घर, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। बाहर से बन जाता है बाहरी। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमने यहाँ पर बनाए। बाकी देखिए अगली एक और स्लाइड में आपके लिए कुछ विशेष तथ्य यहाँ पर दे रखे हैं। विशेषण के लिंग वचन और कारक विशेष्य के समान होते हैं। विशेषण के जो लिंग वचन कारक होते हैं वो विशेष्य के समान होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 1 लाख रुपए की बात है। विशेषण के जो लिंग वचन और कारक होते हैं विशेष्य के समान होते हैं। जैसे अच्छा लड़का। ठीक है, अच्छा लड़का। अच्छा जब हम बोलेंगे लड़का है, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो हम इसको भी अच्छा हमने बोला, यानी ये भी पुल्लिंग है। अगर हम बोलेंगे अच्छी लड़की तो लड़की हुई तो ये भी अच्छी हो जाएगा। अच्छे लड़के मतलब वचन, अगर ये बहुवचन हो गया तो ये भी बहुवचन हो जाएगा। अगर ये इसका लिंग चेंज हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आगे क्या दिया है? अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग होने पर ईकारांत हो जाता है। जो आकारांत विशेषण होते हैं, अब देखिए कुछ लोगों को हो सकता है ये आकारांत ना पता हो। आकारांत का मतलब होता है, आप ऐसे शुद्ध हिंदी में समझ लो, ऐसे ऐसे शब्द जिनके अंत में आ का डंडा लगा हो, आ की मात्रा हो। जैसे लड़का, तो यहां पर एंड किससे हो रहा है? अंत किससे हो रहा है? आ से हो रहा है, तो आकारांत हो गया। अगर यहां पर ए से हो रहा है तो ये एकारांत हो गया। अगर यहां पर ई से हो रहा है तो ये ई कारांत हो गया। अगर यहां पर मान लीजिए किधर है कहीं पर कुछ भी नहीं, ये है या आ से मतलब यहां पर आ की मात्रा आएगी तो इसको हम अकारांत बोलेंगे। अगर हम बात इसकी करें, लड़के लिखा है तो एकारांत हो गया, छोटी की मात्रा हुई तो इकारांत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं? ये देखिए, ये अगर है शब्द है तो ये एकारांत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आकारांत से मतलब हुआ जिसके लास्ट में आ रहा हो। तो जैसे अच्छा, उसने क्या बोला कि आकारांत विशेषण जो यहाँ पर लिखा गया है, उसने क्या मतलब, बार बार मेरी एक आदत रहती है, मैं कई बार खुद को सोचता हूँ कि उसने क्या बोला। एक्चुअली जब पहले से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तो मैथमेटिक्स को पढ़ाते मुझे पूरे 12 साल हो गए। अभी मैंने कुछ समय से मैथमेटिक्स को पढ़ाना बंद कर दिया है। उसके लिए विजय सर ने सहयोग करना शुरू कर दिया, तो विजय सर पढ़ा रहे हैं। बल्कि मैं और विजय मिलकर ही पढ़ा रहे हैं, आप इस तरह का मान के चलिए। तो दोनों ही लोग पढ़ा रहे हैं। आगे जो अब
कुछ दिन बाद 5 से 7 दिन बाद हम लोग चेंज कर करके सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो वही आदत है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारे सवाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद जो लिखा है हमने, उसको भी मैं यही कहता हूँ बार बार कि उसने क्या दिया है, वो एक आदत पड़ी हुई है काफी टाइम से। तो अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग होने पर इकारांत हो जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है, आकारांत जो होते हैं वो विशेषण स्त्रीलिंग होने पर क्या हो जाता है, उनका जो विशेषण है वो इकारांत हो जाता है। चलिए बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ जाते हैं। और इसका जो टेस्ट होगा यार, उस टेस्ट को बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर के आऊंगा, एकदम धुआंधार धाकड़ वाली क्लास लेकर के आऊंगा, ठीक है। पुल्लिंग, अब देखिए एक और जो फैक्ट है, पुल्लिंग आकारांत का अंतिम आ एक वचन छोड़कर शेष में बहुवचन ए हो जाता है, जैसे लड़के और अच्छे, ठीक है। ये बात समझ में आई ना। पुल्लिंग आकारांत का जो अंतिम आ होता है वो एक वचन छोड़ करके शेष में बहुवचन में ए हो जाता है। ये बिल्कुल वहीं से आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे लड़का बोला गया था तो लड़का को हमने बहुवचन बनाया तो क्या बना दिया, लड़के। वहां स्त्रीलिंग बनाया था पिछले वाले में, और यहाँ पर बहुवचन बना दिया। हालांकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हो, प्रैक्टिकली आप सभी लोग व्यवहारिक, आप सबको ये जानकारी है और आप सब जानते हैं। प्रविशेषण शब्द भी विशेषण ही होता है, प्रविशेषण शब्द भी एक तरह का विशेषण ही होता है, ठीक है। जैसे बहुत अच्छे, ठीक है, तो बहुत अच्छे ये भी एक तरह का विशेषण ही होता है। हम पूरे को भी, हम अगर वहां पर प्रविशेषण शब्द ना हो तो हम बहुत अच्छे भी कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेरे सर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हम पूरा बहुत अच्छे को भी एज ए विशेषण मान सकते हैं। आगे देखें, विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों ही किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के गुण दोष तथा अन्य विशेषताओं में समान प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो ये जो बात है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों ही किसी, देखिए भाववाचक संज्ञा और विशेषण दोनों ही किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के गुण दोष तथा अन्य विशेषताओं में समान प्रतीत होते हैं। कैसे? अच्छा आगे का काम नहीं है इसमें, हाँ ये मुझे लगा था कि इतना काफी है और यहीं तक हमें पढ़ना था। तो आज की जो क्लास रही, कितना टाइम हुआ बेटा, देखो जरा कितने, आधा घंटे से प्लस तो हुई होगी। हाँ ठीक है। तो अभी आज की जो क्लास थी इसमें मुझे इतना ही देना था आप लोगों के लिए। लास्ट तक आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और शुभ रात्रि आज की इस क्लास के बाद। और कल की जो क्लास रहेगी वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, एक जबरदस्त क्लास लेकर के मैं आऊंगा आपके लिए, एक बहुत ही बढ़िया वाले प्रश्न लेकर के आऊंगा, एक अच्छा कलेक्शन। पूरी रात मेहनत करके आपके सामने हम प्रश्नों को लेकर के आते हैं, लेकिन वीडियो आप लोग हमारा सेंड नहीं करते, इधर उधर शेयर नहीं करते हैं, लिमिटेड बच्चे देख रहे हैं इसको, ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूं कि इस समय बहुत सारे काम चल रहे हैं, गांव देहात का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा अपने कामों में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए आपका सपोर्ट और प्यार अगर मिलता रहेगा तो बहुत बेहतर तरीके से आपको हम इसी तरह से आपको गाइड करते रहेंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आते रहेंगे, और खुद का भी उत्साहवर्धन करते रहेंगे, और खुद का भी कह सकते हो ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। कल की जो क्लास हमारी रहेगी उस क्लास को हम लेकर के आएंगे। क्या हो बेटा? कल की जो क्लास रहेगी उसमें मॉक टेस्ट आएगा विशेषण का, और उसके बाद की जो क्लास रहेगी वो अलंकार से संबंधित होगी। उस क्लास की अभी कोई तैयारी नहीं हुई है, लेकिन होगी, ठीक है। तो उस क्लास को हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम विशेषण को कल पूरी तरह से खत्म करेंगे। कल की बहुत बेहतरीन क्लास होगी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।